हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस श्री अग्रसेन बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ जी, तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका की सामान्य संरचना और यूकैरियोटिक कोशिका की सामान्य संरचना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो उन दोनों बिंदुओं से ही रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है आपका क्या, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो जो आप लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो प्रारूपिक संरचना पढ़ी थी, उसके साथ साथ कुछ और भी क्या उनके मध्य अंतर पाए जाते हैं, विविधताएं पाई जाती हैं, तो उनको हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट क्या डिफरेंस को क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इसे एक टेबल के रूप में क्या बनाया हुआ है और इस पॉइंट टू पॉइंट एक एक को लेकर हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य जो मुख्य अंतर का आधार जो होता है वह होता है केंद्रक। ठीक है, तो सबसे पहले या सबसे पहला जो बिंदु मैं यहाँ ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ क्या, केंद्रक। तो आप लोगों को पता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत जो केंद्रक है वह क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत जो केंद्रक है वह क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट मींस उपस्थित होता है। क्लियर। तो मुख्य अंतर जो हम करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य वो ये है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम एक एक अन्य बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे कि आगे हम बात करें कोशिका आवरण, तो आपका दूसरा बिंदु हो गया है यहाँ पर क्या, कोशिका आवरण। ठीक है, तो कोशिका आवरण के अंतर्गत आप लोगों को पहले बताया गया था कि मुख्यतः दो स्तर ही होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य बात करें तो कौन कौन से, एक तो होता है आपका कौन सा, अवपंक परत म्यूसिलेज, अवपंक परत या म्यूसिलेज, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं ग्लाइको कैलिक्स। ठीक है, तो ग्लाइको कैलिक्स। और इसके बाद दूसरा जो स्तर होता है वह होता है किसका, कोशिका भित्तिका। ठीक है बच्चों, तो ये कोशिका भित्तिका, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। ठीक है, तो यही क्या है, अंतर है हमारा। यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत जो कोशिका आवरण होता है, उस कोशिका आवरण के अंतर्गत पहला स्तर जो है वह होता है किसका, अवपंक परत का। ठीक है, जिसको हम ग्लाइको कैलिक्स भी कहते हैं। और यह बाद में किसका निर्माण करता है, संपुट का निर्माण करता है प्रतिकूल परिस्थितियों में। ठीक है, और यह ग्लाइको कैलिक्स जो है आप लोगों को मैंने बताया था किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। मुख्यतः किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। बोलो क्लियर। ठीक है, अब इनके अंतर्गत दूसरा जो स्तर होता है वह होता है किसका, कोशिका भित्तिका। ठीक है, तो दूसरा अंतर क्या हो, दूसरा जो स्तर या आवरण की परत किसकी हो गई, सॉरी, कोशिका भित्ति की। ठीक है, तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत जो है किसकी बनी होती है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन की बनी हुई होती है। पेप्टिडो
ग्लाइकेन व म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, म्यूरामिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पैप्टिडोग्लाइकेन व म्यूरिन की बनी होती है। क्लियर? तो ये दो स्तर पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत। इधर हम बात करें इनके अंतर्गत यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो बच्चों यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत ग्लाइकोकैलिक्स जो है वह क्या होता है? एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पाया जाता है। तो ए क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। और बी जिसको अपन कह रहे हैं क्या? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है वह इनके अंतर्गत उपस्थित, इट मीन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन 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 यहां जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, ठीक है, से मिलकर बनी होती है। वे अगर वो कवक कोशिका है, इट मींस कवक में किसकी बनी होती है बच्चों? क्या पाई जाती है? काइटिन पाई जाती है। ठीक है, तो काइटिन की बनी होती है इनके अंतर्गत, कवक कोशिकाओं के अंतर्गत। तो ये अंतर हो गया बच्चों किसके आधार पर? कोशिका आवरण के आधार पर, कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत अपंग परत पाई जाती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वो नहीं पाई जाती है। और कोशिका भित्ति यहां पर किसकी बनी होती है? पैप्टिडोग्लाइकेन की व म्यूरिन की बनी होती है, जबकि यहाँ जो कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की बनी होती है। तथा कवक के अंतर्गत वह किसकी बनी होती है बच्चों? काइटिन से बनी हुई होती है। तो ये अगला अंतर हो गया आपका किसको लेकर? कोशिका आवरण को लेकर। ठीक है, क्लियर बच्चों? इसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। तो ये हुआ आपका क्या? कोशिका का आवरण। अब देखिए सॉरी, आगे लेते हैं केंद्रक झिल्ली। देखिए बच्चों, केंद्रक झिल्ली को हम कोशिका के आवरण के अंतर्गत नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यह भाग जो है या यह संरचना वैसे यह एक स्तर का निर्माण करती है कोशिका के अंतर्गत, जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि यह एक आवरण के रूप में, जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत एक आवरण के रूप में ही पाई जाती है। लेकिन यह बच्चों क्या है? जीवित भाग होती है, इसलिए इसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, जीवद्रव्य के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहां अलग से पढ़ेंगे। केंद्रक, अरे सॉरी क्या लिख दिया मैंने? केंद्रक नहीं, कोशिका झिल्ली, सॉरी बच्चों, कोशिका झिल्ली। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अलग से पढ़ेंगे बच्चों, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली यहां पर दोनों के अंतर्गत पाई जाती है। लेकिन बच्चों अंतर होता है क्या? कि इनके अंतर्गत जो कोशिका झिल्ली है वह किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। जबकि यहां पर थोड़ा सा अंतर होता है क्या? कि यह फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन व कोलेस्ट्रॉल आदि से मिलकर बनी हुई होती है। तो कोशिका झिल्ली के आधार पर यहां प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में
एक ये अगला अंतर हो गया। इसके बाद अगला बिंदु लेते हैं थर्ड नंबर डीएनए। क्या लेते हैं बच्चों? डीएनए। तो देखिए बच्चों अगला बिंदु है आपका क्या? थर्ड, क्या? डीएनए। तो डीएनए जो है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत किस प्रकार का पाया जाता है? डीएसडीएनए वलयाकार रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है बच्चों? वलयाकार रूप में पाया जाता है। जबकि हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंतर्गत हमारा डीएनए डीएसडीएनए जो है वह किस रूप में पाया जाता है बच्चों? कुंडलित रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? कुंडलित रूप में पाया जाता है। तो डीएनए को लेकर एक ही अंतर हो गया। यहां पर हम एक बात और बताते हैं साथ में ही इसके, जो कि अगले बिंदु के रूप में भी ले सकते हैं, चाहे तो उसको हम अलग से भी पढ़ सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, तो देखिए बच्चों हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन जो है वह डीएनए के साथ पाई जाती है, जो कि हमारा जो कुंडलित डीएनए होता है उसको वह कुंडलित रूप में परिवर्तित करती है। आई क्या बात समझ में? इसलिए यहां जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत जो हिस्टोन प्रोटीन है वह पाई जाती है, इट मींस उपस्थित होती है। जबकि यहां प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत डीएनए हमारा कुंडलित रूप में नहीं होता है। इस क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंतर्गत हिस्टोन प्रोटीन जो है वह एब्सेंट होती है। आई क्या बात समझ में? ठीक है। तो यहां पर वलयाकार होने के पीछे कारण क्या है? हिस्टोन प्रोटीन की अनुपस्थिति। और यहां पर कुंडलित होने का कारण क्या है? हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति। आई क्या बात समझ में? ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हुई कि हिस्टोन प्रोटीन का क्या महत्व है और इसकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति किस प्रकार से पाई जाती है। अब देखिए बच्चों आगे बात करते हैं अगले बिंदु को लेकर, कोशिकांग। ठीक है बच्चों, अगला बिंदु ले रहे हैं हम क्या? कोशिकांग। कोशिकांग, कोशिकांग जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत कला युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कला युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। जबकि यहां पर हमारे कला युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो कलायुक्त कोशिकांग के रूप में जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले द्विहरी कलायुक्त कोशिकांग। द्विहरी कलायुक्त कोशिकांग। ठीक है बच्चों। तो द्विहरी कलायुक्त कोशिकांग के रूप में दो हैं। एक तो है आपका क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और दूसरा है लवक अर्थात प्लास्टिड। ठीक है। तो ये दो कोशिकांग जो हैं वह द्विहरी कलायुक्त कोशिकांग हैं। इसके अलावा अन्य है एकल कलायुक्त कोशिकांग। तो एकल कलायुक्त के अंतर्गत अन्य कोशिकांग सम्मिलित होते हैं, जैसे कि ईआर अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाए, ठीक है, गोल्जिकाए, लाइसोसोम, तारकाए, ठीक है, आदि। ये सभी जो कोशिकांग हैं ये किसके अंतर्गत आ गए? आपके एकल कला के अंतर्गत। इसके अलावा बच्चों कुछ कोशिकांग जो है वह कला रहित माने गए हैं। ठीक है, ठीक है, कला रहित माने गए हैं। तो कला रहित कोशिकांग
तो कला रहित कोशिकांग के रूप में आपके आता है क्या, वो आता है बच्चों जैसे कि राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है ये साइटोप्लाज्म के अंतर्गत कणीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, कला रहित कोशिकांग होते हैं। तो ये अंतर हो गया आपका क्या, कोशिकांग को लेकर। क्लियर। अब हम अगला बिंदु लेते हैं, यहां अगला बिंदु हम राइबोसोम को लेकर ही ले लेते हैं बच्चों। देखिए जो राइबोसोम है, राइबोसोम को लेकर भी विविधता पाई जाती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। क्या विविधता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसके अंतर्गत 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत 70 व 80S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। क्लियर। ये बात हुई आपकी राइबोसोम के उपस्थिति के आधार पर अंतर। अब हम अगले बिंदु को लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए अगला बिंदु हम ले रहे हैं यहां पर श्वसनकारी एंजाइम्स। ठीक है बच्चों, क्या ले रहे हैं, श्वसनकारी एंजाइम्स। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्वसनकारी एंजाइम्स होते क्या हैं। श्वसनकारी एंजाइम्स वे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में, कोशिका के अंतर्गत ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और ऊर्जा उत्पादन में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। उन एंजाइम्स को अपन क्या कहते हैं, श्वसनकारी एंजाइम्स कहते हैं। क्लियर। ठीक है। तो यहां जो श्वसनकारी एंजाइम्स हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत तो कहां पाए जाते हैं, मीजोसोम व प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। कहा, मीजोसोम व प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाते हैं, अपने श्वसनकारी एंजाइम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत ये श्वसनकारी एंजाइम्स पाए जाते हैं कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो श्वसनकारी एंजाइम्स की उपस्थिति के आधार पर यह हमारा अगला अंतर हो गया। क्लियर बच्चों। इसके बाद हम लेते हैं अगला प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक के आधार पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं बच्चों, इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत क्रोमेटोफोर क्या पाया जाता है बच्चों, क्रोमेटोफोर पाया जाता है। किसके अंतर्गत, जैसे कि नील हरित शैवाल। किसमें, नील हरित शैवाल के अंतर्गत। ठीक है। तो नील हरित शैवाल जिसको अपन क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर। और साइनोबैक्टीरिया जो है वो किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक के आधार पर ये एक बिंदु हुआ। अगले इधर देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वह कौन सा होता है, वह होता है आपका क्या, क्लोरोफिल। कौन सा, क्लोरोफिल। ठीक है। तो क्लोरोफिल जैसा कि हम जानते हैं कि किनके अंतर्गत पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक की उपस्थिति के आधार पर हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य अंतर होता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रोटीन संश्लेषण स्थल। प्रोटीन संश्लेषण स्थल। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं
उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इट मीन्स कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत कहाँ होता है बच्चों? ER पर। इट मीन्स अंतः प्रद्रव्यी जालिका पर। कहाँ होता है बच्चों? अंतः प्रद्रव्यी जालिका पर होता है। आप लोगों को पता होगा कि जो RER होती है, इट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, वह किसके कारण होती है? वह होती है राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ जो ये राइबोसोम के कण जो होते हैं बच्चों, यहीं पर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, तो कहां पर हो रहा है? ER पर। ER पर क्या पाए जा रहे हैं? राइबोसोम। वहां पर क्या हो रहा है? प्रोटीन संश्लेषण। इट मीन्स प्रोटीन संश्लेषण स्थल कहां पर है? ER पर। और ER में भी कौन सी ER? RER। क्लियर? तो ये हुआ आपका क्या? अगला बिंदु प्रोटीन संश्लेषण को लेकर। अब देखिए अगला बिंदु लेते हैं बच्चों। अगला बिंदु गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र जो है अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत किस रूप में पाए जाते हैं? अगुणित रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में? अगुणित रूप में। जबकि यहां पर जो है किस रूप में पाए जाते हैं? द्विगुणित रूप में पाए जाते हैं, 2n रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला बिंदु ले रहे हैं हम क्या? कशाविका को लेकर। किसको लेकर बच्चों? कशाविका। तो कशाविकाएं क्या होती है आप लोगों को बता चुका हूं मैं पिछले वीडियो में। सतह पर पाई जाने वाली रोम के समान संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है? कशाविकाएं कहलाती हैं। तो ये कशाविकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत तो किसकी बनी होती है? फ्लैजिलिन की बनी होती है। फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है बच्चों। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो प्रोटीन के आधार पर इनमें क्या हो गया? अंतर हो गया कि फ्लैजिलिन की बनी होती है, यहां पर ट्यूबुलिन की बनी होती है और 9+2 फॉर्म के अंतर्गत होती हैं। क्लियर? इसके बाद अगला बिंदु ले रहे हैं हम कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। तो कोशिका चक्र जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत बच्चों शॉर्ट होता है, छोटे समय का होता है। ठीक है, जबकि इसके अंतर्गत दीर्घ होता है, या यूं कह सकते हैं कि कोशिका चक्र क्या होता है? बड़ा होता है, लंबे समय का होता है। और कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत असूत्री प्रकार का पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? असूत्री प्रकार का होता है। ठीक है, जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंतर्गत समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। क्लियर? ठीक है बच्चों, अगला हम बिंदु ले रहे हैं यहाँ लास्ट है जो कि हमारा जनन, या यूं कहूं कि लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन के बारे में अगर बात करें हम, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इट मीन्स वास्तविक लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। ठीक है, जबकि उसको अपन कह सकते हैं अवास्तविक, क्या? अवास्तविक लैंगिक जनन
उपस्थित होता है। क्लियर? वो केवल हमको ऐसा आभास कराता है कि हाँ भैया लैंगिक जनन हो रहा है, जबकि वो उसको हम वास्तविक लैंगिक जनन नहीं कह सकते। तो वास्तविक तो क्या होता है? अनुपस्थित, जबकि उसको हम क्या कह सकते हैं? अवास्तविक लैंगिक जनन उपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत वास्तविक लैंगिक जनन पाया जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से बच्चों मैंने यहां पर आपको 14 पॉइंट्स के द्वारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य अंतर बताया है, जो कि आपके सिलेबस में अच्छी तरह से दे रखे हैं और ये हमको आने चाहिए, प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर से। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।